नमस्कार, मैं उद्घोष राजन राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि हम एकलव्य बैच के माध्यम से आपको यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी पूरी 16-17 दिनों में कराएंगे। और लगभग लगभग मुझे लग रहा है 4, 5 या 6 के आसपास लेक्चर हमारे पढ़ चुके हैं। पॉलिटी जो जीएस वाले सेक्शन में जो हमारा पॉलिटी आता है वो सरोज सर ने ख़त्म कर दिया है, एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया। पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज आते हैं ख़त्म कर दिया। पॉलिटी की हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़े बहुत जो बहुत बेसिक जो जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उनके 1-2 लेक्चर लगा लेंगे तो वो सही रहेगा, आप उनको देख लेना। बाकी आज जो हम शुरू करने वाले हैं पीवाईक्यू वो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसकी कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। 70 के आसपास क्वेश्चन हैं हिस्ट्री में, तो 35-35 करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ही करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जस्ट मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवमेध घाट पर किए जाने वाले दशवमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ठीक है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पेन ले लेता हूँ पहले। हाँ, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस देवता ने दशवमेध घाट पर किए जाने वाले दशवमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो दशवमेध जो यज्ञ है, दशवमेध यज्ञ का मतलब यही हुआ कि 10 घोड़ों की बलि दी जाना। और ये दशवमेध घाट पहले हम जाने है कहाँ। ये जो दशवमेध घाट है ये हमारा है वाराणसी में। ठीक है, ये हमारा है वाराणसी में। वाराणसी में हमारे टोटल टोटल शायद 84 घाट है, हमारे 84 घाट के आसपास है। तो एक जो बड़ा फेमस है दशवमेध घाट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो वैसे ये है हमारे भगवान ब्रह्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दशवमेध घाट का? इसका दशवमेध घाट पे ये था कि यहाँ 10 घोड़ों की बलि का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लेकिन इसी के नाम पे दशवमेध पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पे आपने डुबकी लगा ली तो जो 10 घोड़ों की बलि देंगे और यहाँ डुबकी मारना बराबर है। ये यहाँ पर ऐसा बोला जाता है। ये बनारस में है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना मगध में हुई थी उसे वर्तमान में जिस स्थान पे हुआ था उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये सबको पता है कि जो मौर्य वंश था हमारा, जो मौर्य, इसका आंसर होगा बी, बिहार। सॉरी, सी, बिहार। जो मगध है, मगध को ही कृषि का जो मॉडर्न नेम है हमारा बिहार। अब जो कि बात ये मौर्य की है, तो अब हमने जैसे बोला था कि पीवाईक्यू के माध्यम से हम लगभग चीज़ों कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मौर्य के पहले कितने थे और मौर्य में कौन कौन से शासक थे? ठीक है, तो मौर्य से पहले कौन कौन थे ये देख लेते हैं पहले। शिशुनाग, नंदा। ठीक है, तो याद करने का जो तरीका है, जो जो हम शॉर्टकट तरीके से याद करते हैं इसको, वो हमारा होता है क्या? ऐसे एक याद कर लेते हैं, निमोनिक बना लेते हैं, हसीना, HASHINAN। तो पहले क्या था? हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदवंश। नंदवंश के बाद हमारे आते हैं मौर्य। मौर्य, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से हमारे फेमस फेमस रूलर थे और उनके टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं कौन कौन पहले पहले कैसे कैसे आया था। ज़्यादा ज़्यादा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ये मान लीजिए, हाँ, इस हरियाणा डायनेस्टी में हमारे आए थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद जो आए थे वो थे हमारे अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उदयन। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु का लड़का कौन? उदयन।
और इन दोनों में क्या क्या है कि अजात शत्रु ने अपने पिता का खून करके राजा बना था, और अजात शत्रु का खून किया था उसके लड़के ने, उदयन ने। तो ये हमारा इसमें है। तो ये किस डायनेस्टी के थे? ये थे हर्यंग डायनेस्टी के थे। उसके बाद क्या आएगा हमारा? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग में क्या है, जो नाम से मतलब पहले जो इसमें आएंगे, जो डायनेस्टी है उसी के नाम से हमारा पहला राजा है, क्या है? शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद हमारा जो आएगा काला अशोक। उसके बाद आया हमारा काला अशोक। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नाम है हर्यंग डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, उसके बाद हमारा शिशुनाग डायनेस्टी में जो नाम से ही शिशुनाग आएंगे, फिर आएंगे हमारे काला अशोक। उसके बाद आता है हमारा नंद डायनेस्टी। इसमें दो थे, इसमें पहले थे महापद्म नंदा। महा सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, महापद्म नंदा, ये नंद डायनेस्टी के थे। उसके बाद हमारे आते हैं महापद्म नंदा पर धनानंद। धनानंद, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सबने पढ़ा है, कहानी भी सुनी है, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की। तो ये सबको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको मैं लिख देता हूं सीएम, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार, इनके बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन? अशोक। अच्छा, इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि ये तीन है, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इन तीनों ने अलग अलग रिलीजन को फॉलो किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये गए जैन की तरफ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य गए जैन की तरफ, इन्होंने जैन धर्म का पालन किया। ये अशोक, सबको पता है कि अशोक कितना महान राजा था और इसने बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये लगभग लगभग लोगों ने मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने कि कैसे उसमें बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था। तो अशोक क्या, बुद्ध, बौद्ध धर्म। ये जो बिंदुसार है ये एक सेक्ट निकला था, आजीविका सेक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये बिंदुसार किसके फॉलोवर थे? आजीविका सेक्ट के। बिंदुसार आजीविका, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो ये मौर्य वंश से पहले कौन कौन से थे? मौर्य वंश से पहले जो तीन हमारे थे वो एक याद करेंगे हम, हसीना करके याद करेंगे। हसीना क्या होगा? हर्यंग डायनेस्टी। हर्यंग डायनेस्टी के बाद हमारा क्या आएगा? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद क्या आएगा? नंद डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंग हर्यंग में कौन से आएंगे? पहले आएंगे हमारे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आएंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। और इन तीनों ने अपने 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 पिताजी को मार मार के राजा बने थे ये लोग। ये इंपॉर्टेंट हो गया। शिशुनाग डायनेस्टी में हमारे क्या आएगा? पहले तो हमारे शिशुनाग ही हो गए, उसके बाद हमारे आ जाते हैं काला अशोक। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काला अशोक। अशोक अशोक नीचे हमारे मौर्य में, और शिशुनाग डायनेस्टी में काला अशोक। शिशुनाग डायनेस्टी के जस्ट बाद कौन आता है? नंद वंश। नंद वंश में हमारे आते हैं महापद्म नंदा और धनानंद। इनको बोलते हैं कि इनके पास जो है सेनाएं बड़ी अच्छी थी, हाथी वाथी की जो जो सेना थी हाथी वगैरह का, बड़ा अच्छा सेटअप था इनका। इन्हीं के टाइम पे हमारे अलेक्जेंडर आए थे, धनानंद के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद हमारा मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश में हमारे आ जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये आ जाएंगे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आ जाएंगे अशोक। अच्छा, इसमें जो बात है अशोक, चलिए ये तीन तो हो गए। अब कभी कभी पूछता है कि मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? जो आखिरी शासक था उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में आएगा, अभी मैं लिख देता हूं फिर भी। अगर दिख ना रहा हो तो मैं दूसरे में लिख देता हूं, 1 मिनट।
यहां से लिख देता हूं साफ साफ। तो पहले क्या था, हर्यंग डायनेस्टी जो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक। उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आएंगे हमारे मौर्य, ठीक। इसमें क्या पढ़ा हमने, बिंबिसार, पहले कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु का कौन, उदयन। उसके बाद क्या आया, शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें कौन, नाम से पता चल रहा पहले शिशुनाग, उस शिशुनाग के बाद कौन, काला अशोक। ठीक। उसके बाद नंद वंश, इसमें पहला महापद्मनंदा। ये 2-3 बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम पीवाईक्यू खाली ऐसे टिक मारते हैं कोई मतलब नहीं होगा उनका, जब तक हम थोड़ा ये चीजें रटेंगे नहीं, ठीक है। और बहुत अंदर भी नहीं जा रहा हूं, इतना जा रहा हूं कि 30 क्वेश्चन आज हो जाए। तो अगर बाद में पढ़ाना हो तो कभी डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन इतना इतना बता दे रहा हूं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इतना अगर नहीं पता होगा तो ये चीज याद कर लीजिएगा। महापद्म नंदा, फिर कौन, धनानंद। ठीक है, ये पहले हो गए अपने, ये हसीना वाले सेक्शन, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद। अब आएंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इसका बेटा कौन, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन, अशोक। अशोक। आखिरी कौन, बृहद्रथ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते लोग, थोड़े कंफ्यूज आते हैं। अशोक के पिताजी का नाम क्या था, तो ये ऑप्शन में दे देता है बिंबिसार और दे देता है बिंदुसार। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है लोगों के मन में कि बिंबिसार है कि बिंदुसार है, थोड़े एक तरीके के साउंड करते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ये है बिंब, एम लगा हुआ है, हर्यंग डायनेस्टी में ये बिंबिसार। और जो अशोक के पिताजी थे, अब दिख रहा होगा सही तो, हाँ, अशोक के जो पिताजी थे वो थे हमारे कौन, बिंदुसार, ठीक है। अब उसमें नोटिस करने वाली चीज क्या है, हाँ, नोटिस करना चाहिए कि जो बिंबिसार थे ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, गौतम बुद्ध के। मतलब गौतम बुद्ध के समय के जो राजा थे, ऐसा बोला जाए, गौतम बुद्ध के समय कौन था, किसकी चल रही थी, तो हर्यंग डायनेस्टी चल रही थी, और बिंबिसार गौतम बुद्ध के समय के ही थे। जब गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में निकले थे घर छोड़ के, तो सबसे पहले गए थे राजगीर, राजगीर गए थे, राजगीर में इनसे मिले थे, बिंबिसार से, ठीक है। और ये अपना अजात शत्रु का नाम क्यों है, अजात शत्रु का नाम ये है कि जो पहला जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पहला बौद्ध सम्मेलन कह सकते हैं, उसको इसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा काला अशोक के टाइम पर, सेकंड, इसलिए काला अशोक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पहला जो था उस वक्त कौन सा वंश चल रहा था, हर्यंग डायनेस्टी चल रही थी। जब दोबारा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कौन सा चल रहा था, ये शिशुनाग डायनेस्टी चल रही थी। फिर अशोक के टाइम पे तो होगा ही भाई, इतना जब बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया इसने, तो अशोक के टाइम पे चल रही थी। अब ये जो अजात शत्रु के टाइम जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो तुरंत हुई थी जब गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में। तो यहां से ले लीजिए, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था अजात शत्रु के टाइम पर 483 बीसी में,
ठीक है, यहां से याद हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया कब हुआ था, दूसरा हुआ था कालाशोक के टाइम पर, ठीक है। और ये जो कालाशोक का टाइम कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483, ठीक 100 साल बाद, 383 में, सॉरी, हाँ ठीक है, उल्टा जाएगा ना ये, हाँ 383 बीसी में। और ये जो अशोक के टाइम पे हुआ था ये 250 बीसी था। ये टाइमलाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दिखा है सही से, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, देख लिया हम। चलिए फिर से वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान कहाँ पर है, तो बिहार में है, हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदू हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। तो ये तो है, कहाँ गया ये, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशल। ठीक है, कौशल पढ़ते हैं, वैसे कौशल लिखा है इसमें, तो ये हो जाएगा। चलिए ये इजी था, चौथा करते हैं। चौथा क्या है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछा है ये। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो ये चीज तब आई थी, ये चीज तब आई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद कौन, अशोक। अभी हम पढ़ के आए थे, मैंने बोला था ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए चौथा क्वेश्चन उसी से है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। तो ये चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का कौन, अशोक। एक बार फिर रख लेते हैं, अशोक के पिताजी का नाम क्या था, बिंदुसार था, बिंबिसार नहीं था। बिंबिसार हमारा हाजन डायनेस्टी वाला था। ये क्वेश्चन आ जाता है और दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा, बिंदुसार हो गया यहाँ से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार सी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, तो बता देंगे भैया बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये क्या है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। वैदिक काल की जो शुरुआत होती है कहाँ से, किस कौन सी नदी, उसे बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हमारे जो वेद वगैरह लिखे गए हैं उसी टाइम पे लिखे गए हैं, और सबको पता है कि वेद में जो एक नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी सरस्वती नदी, जो इस वक्त तक माना जाता है कि, माना क्या, विलुप्त हो ही गई है, विलुप्त हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों से रिलेटेड या वैदिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया ना समझ में आए, नदियों में अगर सरस्वती दिया हो तो उसको मार दीजिएगा, सरस्वती मैक्सिमम टाइम पर सही ही होगी। तो ये हो गया। चलिए 5 कर लिए, छठे पे आते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, सॉरी कहाँ गया, सॉरी, हाँ, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध परिषद है वो किन किन राजाओं के टाइम पर हुई थी, अब बुद्धिस्ट काउंसिल किन किन राजाओं के टाइम पे हुई थी। अब देखेंगे किन किन शहरों में हुई थी। इसको ये तीसरा था रावापा, ये उसका हो जाएगा पाटलिपुत्र आंसर। पहले आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर है पाटलिपुत्र। अब याद करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे याद करते हैं, रावापाका, रा वा पा का। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा राजगीर, राज से राजगीर। ठीक है, तो राज से हो गया राजगीर, और वहां से हो गया वैशाली, और पास से हो गया हमारा क्या, पाटलिपुत्र।
और का से हो गया कुंडलवन, कश्मीर में है ये। ठीक है, दिख रहा है ये हो गए हमारे चार। तो पहला क्या याद करेंगे, रावा पाका बुद्धिस्ट काउंसिल पूछेगा या ये बौद्ध परिषद पूछेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको हिंदी बोलते हैं बौद्ध परिषद। अगर इसका टाइमलाइन पूछता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कहाँ कहाँ किन किन शहरों में हुआ था, तो पहला तो राजगीर हो जाएगा रा, दूसरा वा से क्या हो जाएगा वैशाली, और पा से क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, और का से क्या हो जाएगा कुंडलवन। इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, रुक जाइए, दो तीन चीजें हैं इसमें, अब पूछा है तो देख ही लेते हैं। हाँ, तो सही है, पहले देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। ये हो गया हमारा राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, पुत्र, कुंडलवन। ठीक है, फिर देखते हैं राजा कौन कौन थे। तो पहले मैंने आपको पहले बता दिया था, अजात शत्रु के टाइम पर सबसे पहले हुआ था। ठीक है, दूसरा किसके टाइम पे हुआ था, अजात शत्रु कालाशोक। ये जो मगध पढ़ रहे थे तभी पढ़ लिया था। पाटलिपुत्र में कौन, अशोक। ये है, ये याद करना पड़ेगा कनिष्क, ये आखिरी हुआ था कनिष्क के टाइम पर। टाइमलाइन देख लेंगे, पहले देखते हैं हेड किसने किया था, कौन कौन से ऋषि थे, या बोलिए किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। पहले महाकश्यप, पहला प्रेसिडेंट कौन था, महाकश्यप। सावाकामी, मोगलीपुत्र, महाकश्यप, महामोगलीपुत्र, अश्वघोष है ना, वासुमित्र। ठीक है, हो गया। ये तीन हमने हो देख लिए, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर में किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। उसके बाद वैशाली में किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक। उसके बाद ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक। उसके बाद कुंडलवन में कौन, कनिष्क। अब ये प्रेसिडेंट देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन कौन से थे, प्रेसिडेंट कौन कौन से थे। एक हो गया हमारे महाकश्यप, महाकश्यप, शाबाकामी, मोगलीपुत्र, अश्वघोष एंड वासुमित्र, वसुमित्र। तो इसको ये तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, रावापा का, या आप शहर याद कर लोगे रावापा का। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दो तीन चार पढ़ेंगे हो जाएगा। अजात शत्रु कालाशोक अशोक, अजात शत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। के फॉर कुंडलवन एंड के फॉर कनिष्क। उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आखिरी वाले का दोनों का लेटर सेम था, के फॉर कुंडलवन, के फॉर कनिष्क। ये हमने मगध ने बता दिया था आपको, ये हरेम डायनेस्टी के थे, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे, ये बाकी मौर्य। ठीक है, तो अजात शत्रु कालाशोक अशोक और ये कनिष्क, ये याद करना पड़ेगा। इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं मालूम है, ऐसे याद करना पड़ता है, याद मैं भी ऐसे याद किया हूँ। ये अपना महाकश्यप, शाबाकामी, मोगलीपुत्र, अश्वघोष एंड वासुमित्र, आखिरी में दो। टाइमलाइन याद करने का तरीका क्या है कि जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो उसी साल पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कब हुई थी मृत्यु, 483 बीसी में। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। और इसको मैंने आपको बता दिया था, क्या कहते हैं, ये 100 साल बाद
प्लस 100, इसको ऐसे याद करिए। 483 BC, उसमें 100 साल के जस्ट 100 मतलब दूसरा हुआ 100 साल के बाद 383, और 250 ऐसे कॉमन से एक वर्ड है याद करिए, 250 BC, और आखिरी वाला 72 AD। ये आखिरी वाला एडी में हुआ था, बाकी सब BC में हुआ था। तो ये हो गया 483, ये हो गया 383 BC, और जो ये मोगलीपुत्र वाला ये जो मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था, कब हुआ था, इसको 250 थोड़ा मीडिएटर टाइप बीच का शब्द होता है नंबर, ऐसे मान लो, तो 250 BC। ये आखिरी याद करना पड़ेगा 72 AD। ठीक है, ये हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल वाले हो गए। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर में कौन, आजाद शत्रु, फिर इधर क्या, वैशाली में कौन, काला अशोक, पाटलिपुत्र में अशोक, कुंडलवन में कनिष्क, उसके बाद ये प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप, साबाकामी। अब मोगलीपुत्र, अश्वघोष एंड वासुमित्र। टाइमलाइन में 483 BC याद कर लेंगे, 100 साल बाद 383 BC, उसके बाद 250 BC, और ये 72 AD हो गया हमारा। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं फिर से वापस। तो इसका हो गया तीसरा बुद्ध परिषद किस शहर में हुआ था, तो ऐसे देख लेंगे, रा वा पा कौन से क्या रहा, पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये हो गए बृहद्रथ। पहले कौन थे, बता चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक कौन, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन, बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन, अशोक। ये हो गया भैया अपने आखिरी, बृहद्रथ हो गया। ऑप्शन में तीनों हो अपने दिख गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब गया प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि, कहाँ जा रहा है ये, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, जिले में स्थित है। तो जमदाग्नि ऋषि थे कौन, पहले ये देख लेते हैं, तो इंटरेस्टिंग है। ये हमारे जो है परशुराम जी के पिताजी थे, ये परशुराम, सॉरी, ठीक है। तो ये जो भगवान परशुराम थे, उनके पिताजी थे हमारे जमदाग्नि ऋषि। ये सप्त ऋषि में भी एक थे, जो हमारे 7 ऋषि माने गए, उनमें सप्त ऋषि में भी एक थे। अब ये जमानिया आश्रम था कहाँ, ये था हमारा गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से कुछ 6 या 7 किलोमीटर के आसपास है ये, तो गाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इंटरेस्टिंग हो जाता है जब जान लेते हैं जमदाग्नि ऋषि थे कौन, परशुराम जी के पिताजी थे, और ये हमारे सप्त ऋषियों में एक थे। तो उसके बाद याद करने में इजी हो जाता है, जब इंटरेस्ट आता है तब तो याद हो पाता है, जैसे रटना बड़ा कठिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अभी 8 ही क्वेश्चन हुआ है, 28 मिनट हो भी गया। जल्दी जल्दी करते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पहले देखते हैं पाल राजवंश था कब, 750 से शुरू हुआ था पाल राजवंश, और गया था शायद 1161। वैसे तो मैं सही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, 750 से ये स्टार्ट हुआ था, और 1161 के आसपास पाल राजवंश था। पहले राजा कौन थे, राजा तो ये फाउंडर ही थे, ये गोपाल, ये हमारे पाल राजवंश के वो कहते हैं फाउंडर थे, पहले सर्वप्रथम राजा संस्थापक बोल सकते हैं। ये जो बंगाल वाला प्रांत है, उसके वो वाला एरिया जो पड़ता है बंगाल वाला उस टाइम का, वहां पर ये राजवंश था। इनका जो कैपिटल था वो था मुंगेर, जो बिहार में इस समय। कैपिटल क्या था, राजधानी, राजधानी क्या था, मुंगेर। ठीक है, और लास्ट रूलर भी पूछता है कभी कभी, लास्ट रूलर कौन था, तो लास्ट रूलर थे इनके गोविंद गोपाल।
ये शायद गोविंद गोविंद पाल। गोविंद पाल, ठीक है, हो गया। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो जो फाउंडर थे वो थे हमारे गोपाल। और ये 750 से 1161 BC के आसपास थे। 750 तो याद है, ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन शायद 1161 ही थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी मुंगेर। ये इनके लास्ट रूलर कौन थे? गोविंद पाल। ये जो बंगाल में आए थे, किसको हटा के आए थे? तो गौड़ वंश को हटा करके ये लोग पाल वंश की शुरुआत किए थे बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्या है? किसने यार, हाँ, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इसका आंसर अशोक नहीं होगा, अजात शत्रु, बिंबिसार, चाणक्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने क्या किया था? पहले इस राजधानी थी राजगृह से इन्होंने पाटलिपुत्र ले आए थे। ये पुत्र, ठीक। तो ये जो हमारे हरण डायनेस्टी के थे, दूसरे बिंबिसार के बाद, इन्होंने क्या किया था? राजगृह से कैपिटल चेंज करके ले आए थे पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक, एक मिनट इसको सेलेक्ट कर लूं पहले, हाँ, अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन? मार्को पोलो होंगे, बाराबोसा होंगे, निकोलो कोंटी होंगे, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे हमारे, जो टूरिस्ट थे, इटली से आए थे, वो थे हमारे निकोलो कोंटी। कब आए थे ये? 420 यानी 1420, 1420-21 के टाइम पर ये आए थे निकोलो कोंटी। किसके दरबार में आए थे ये आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। तो सर राजा कौन थे? देवराय प्रथम। ठीक है, विजयनगर। अब जब बात विजयनगर की हो रही है तो पूरी इसके देख लेते हैं, विजयनगर का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर के जो संस्थापक, पहले ये एक बार इसको अच्छे देख लीजिए। ये ये हमारे हो गए निकोलो कोंटी आए थे 1420-21 के टाइम पे आए थे। उस वक्त हमारे जो विजयनगर में संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवराय प्रथम। ठीक है, अब जरा वो देख लेते हैं कि विजयनगर के संस्थापक थे, विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का राय, हरिहर एंड बुक्का राय। कभी पूछ ले कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे, तो ये हरिहर एंड बुक्का राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम है, स्किप कर देते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन राजधानी कहां थी? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन राजधानी का, अभी देख थोड़ा हर्षवर्धन आ गया है तो थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं। पढ़े कहाँ, लेकिन जगह नहीं बचती है किधर। एक मिनट, हाँ ठीक है। से 47
हर्षवर्धन कब से कब के बीच ये रूल किए हमारे 606 से 47 के बीच में। ये किस डायनेस्टी के थे या वर्धन डायनेस्टी के थे? ये वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति एंड थानेश्वर। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था क्या था? 606 से 47। 606 से 47 ये किस डायनेस्टी के थे? ये थे हमारे वर्धन डायनेस्टी के। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के थे। वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? किसने संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। कहाँ पर? थानेश्वर पे। ये शायद हरियाणा के पास ही है, कंफर्म नहीं हो, लेकिन हाँ हरियाणा के पास ही है। अब हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पर इनके एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखिएगा। पूछ रहे थे कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। ठीक हो गया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और हर्षवर्धन खुद भी बड़े अच्छे लेखक थे, और ये उन्होंने 3 कथाएं लिखी थी। बोल सकते हैं कि क्या लिखी थी? एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा दूं। याद करने का तरीका क्या है? हर्षवर्धन ने जो 3 प्ले लिखा था, हर्षवर्धन ने, इसको याद करते हैं PNR। PNR, आर से क्या होगा? रत्नावली। एन से क्या होगा? नागनंद। नागनंद। और पी से क्या होगा? प्रियदर्शिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 3 इनके प्ले थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो 3 प्ले थे, कौन से थे? PNR। जब PNR नंबर जनरेट होता है ट्रेन पे, ऐसे याद कर लिए कि हर्षवर्धन ने क्या लिखा था। जो PNR नंबर ट्रेन पे जनरेट होता है, वही इन्होंने हर्षवर्धन ने लिख दिया था। तो ऐसे याद, ऑप्शन में मान लीजिए भूल गए और PNR से कोई वर्ड शुरू होता है, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप ऐसे ही मार दोगे हाँ PNR ये हर्षवर्धन ने लिखा था। तो पी से क्या होगा? प्रियदर्शिका। एन से क्या होगा? नागनंद। आर से क्या होगा? रत्नावली। ये 3 इन्होंने प्ले लिखे थे हर्षवर्धन ने, इसके लिए बड़े मशहूर थे ये। चलिए, हर्षवर्धन भी हो गए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे अपने। टाइम भी हो गया 30 मिनट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दिया सारनाथ में था। अब इसको अच्छा एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनका मतलब क्या है? पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो गया हमारा सारनाथ। बोध गया में इनको इनलाइटमेंट मिला था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। अब ठीक है, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। याद कर लेंगे, बाकी ऑप्शन से देखेंगे तो बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में इनको पीपल के पेड़ के नीचे फाल्गुनी नदी के किनारे इनको इनलाइटमेंट मिल गया था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ये कुशीनगर में क्या था? कुशीनगर ये आखिरी बार गए थे, कुशीनगर में ये इनकी मृत्यु हुई थी।
ठीक है। लुम्बिनी में क्या, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब थोड़ा गौतम बुद्ध आ गया तो गौतम बुद्ध के बाद थोड़ा देख लेते हैं, हल्का हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इसे 1 मिनट जल्दी देखते हैं। सुधोधन, हाँ ठीक है, ये शाह के क्लैन के थे सुधोधन। ठीक, ये थोड़ा सा जो है दिख रहा है कि नहीं, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गौतम बुद्ध के बारे में लिख दिया। गौतम बुद्ध के जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। तो ये यहाँ लिखा था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, ये लुम्बिनी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था सुधोधन। ये किस क्लैन के थे? ये शाक्य क्लैन के थे, इसीलिए इनका इनका एक और नाम है गौतम बुद्ध का, बोलते हैं शाक्य मुनि। इनके माताजी का नाम क्या था? इनके माताजी का नाम था महामाया। ये किस क्लैन की थी? ये थी हमारी कोलियन क्लैन की। कोलन बोलिए, कोलियन, तो स्पेलिंग कर दो भाई, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ये किस क्लैन की थी? ये कोलियन क्लैन की थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और उसके बाद क्या था? हाँ, इनकी जो माता जी थी महामाया, इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत बहुत जल्दी, बचपन में ही। हाँ, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो सौतेली माता जी थी, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला था। और यही महाप्रजापति जो गौतमी थी, ये जो महाप्रजापति गौतमी थी, बाद में जब बौद्ध धर्म जब बड़ा हुआ, एक्सपैंड किया बहुत ज़्यादा, तो शुरू शुरू में ये था कि औरतों को एंटर करने की इजाज़त नहीं थी। तो जो पहली वुमेन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में एंटर किया था, मतलब कि भिक्षु बनी थी, वो इनकी यही सौतेली माता थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनके 3 जो इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है वो कौन कौन से? 29, 35 और 80। ऐसे याद कर लीजिएगा, 29, 35 और 80। 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, 35 साल की उम्र में इनको इनलाइटमेंट मिल गया, और 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और सबसे पहला शर्मन कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद 2 है, एक श्रावस्ती और एक वैशाली, 2 इंपॉर्टेंट है इनके इनके जीवन काल में। 2, 3, 4 शहर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो सारनाथ लिख लेता हूँ, सारनाथ, फिर श्रावस्ती, वैशाली।
सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है? सारनाथ में उन्होंने पहला जो सरमन दिया था, पहला जो जाकर के उन्होंने ज्ञान दिया था, तो पहला दिया था कहाँ? सारनाथ में। जो क्वेश्चन हमारा पूछा था उसमें था, ये हो गया सारनाथ। श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा समय जो उन्होंने बिताया था, कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में। वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? धार्मिक जो शिक्षा थी इन्होंने कहाँ ग्रहण की थी? वैशाली में। और इनके गुरु कौन थे? ये गुरु दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। इनके गुरु थे हमारे नारायण उदाका। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एग्जाम शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये बता सकते हो कि वैशाली में इनको धार्मिक शिक्षा मिली थी। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय गुजारा था। सारनाथ हमने पढ़ ही लिया। बाकी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और ये 80 साल की उम्र में इनकी ये हमने पढ़ लिया मृत्यु हुई थी। तो हम यहाँ से अगर नहीं याद आ रहा हो तो जोड़ लेंगे, 80 जोड़ लेंगे तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ एक शहर और इंपॉर्टेंट हो जाएगा वैशाली के बाद, कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? कुशीनगर में ही 80 साल की अवस्था में 80 साल की उम्र में इनकी 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, बता चुका। 29, 35, 80 ऐसे याद करेंगे। 29, 35, 80, 29, 35, 80, ये 3 साल के जीवन काल के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर से। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था। घर छोड़ के सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, पहले कहाँ गए थे? राजगीर में गए थे। कहाँ गए थे? राजगीर, जहाँ उनको कौन मिला था? बिंबिसार। वहां उसने अपनी गद्दी इनको ऑफर करी थी, तो उन्होंने छोड़ दी। तो राजगीर में 35 साल की उम्र में इनको इनलाइटमेंट मिला था। इनलाइटमेंट कहाँ मिला था इनको? बोध गया। थोड़ा हौश पौश हो गया है, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूँ। 35 साल की उम्र में इनको इनको इनलाइटमेंट मिला था। कहाँ? बोध गया में। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। नदी का नाम क्या था? फाल्गुनी या निरंजना? वो लिखने का जगह नहीं बचा है, यहाँ लिख देता हूँ, फाल्गुनी या फिर निरंजना। निरंजना, ये नदी का नाम था। और पेड़ पेड़ था पीपल, पीपल का पेड़ था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कब जन्म हुआ था? 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन किस क्लान के थे? शाक्य क्लान के थे, इसलिए इनको हम शाक्य मुनि भी बोलते हैं। इनके माता जी का नाम क्या था? महामाया। महामाया, ठीक है। इनकी 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 मृत्यु हो गई थी, कोलन क्लान की थी। इनकी मृत्यु के बाद इनको इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी सुतली माता थी, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। और यही महाप्रजापति गौतमी जब बौद्ध धर्म में पहली बार किसी ने वुमेन ने एंटर की थी, इन्होंने एंटर की थी। क्या हो गया? इनके जीवन का तीन जो इंपॉर्टेंट उम्र थे, 29, 35, 80। 29, 35, 80। 29 में क्या हुआ था? इन्होंने घर छोड़ दिया था, राजगीर पहुंच गए थे। 35 में क्या हुआ था कि इनको इनलाइटमेंट मिल गया था। कहाँ मिला था? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे। नदी कौन सी वहां पे थी? फाल्गुनिया निरंजना। उसके बाद 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। इनके जीवन काल से जो इंपॉर्टेंट शहर थे, पहला तो हो गया सारनाथ, जहाँ इन्होंने पहला शर्मन दिया था। दूसरा हो गया श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक अपना जीवन काल गुजारा है। तीसरा हो गया वैशाली। वैशाली इन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। अल्लारा उदाका उनके जो है गुरु थे। तो ये 3 हमारे हो गए। कुशीनगर एक इंपॉर्टेंट शहर हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इनके जीवन काल से ये जुड़ा था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनके जीवन काल से जुड़ा नहीं था, वहां ये नहीं गए थे। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन 4-5 शहरों में कौन सा शहर था जहाँ पे इनका संबंध नहीं था, जहाँ ये नहीं गए थे, तो उसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। यहाँ मैं लिख देता हूँ पाटलिपुत्र। क्या ही लिखूँ, तो हौच पौच हो गया है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से काट देंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र से इनका कोई जीवन काल में संबंध नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म की बात कर ही लेते हैं जब आ गए हैं तो। हाँ, तो जैन धर्म का देखेंगे तो ये जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव, ये फर्स्ट थे, ठीक है। ये जो पारश्वनाथ है, ये हमारे 23वें थे, 23rd। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। महावीर स्वामी आखिरी थे, 24th। मल्लीनाथ बड़े इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ
इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे, बस ऐसे लिखूंगा, एस और बी। सॉरी, भाद्रबाहु, स्थलबाहु। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब ये जैन धर्म बड़ा फ्लरिश कर रहा था एक टाइम पर, तो उस टाइम पर उस जो मगध के आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर भूखमरी और बहुत भयंकर बीमारियां वगैरह फैलने लग गई। तो कुछ दो 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 जो जो दो इनके बड़े जो प्रोमिनेंट जो लीडर थे, एक का नाम था स्थलबाहु, स्थलभद्र, स्थलभद्र बोलते हैं, कई कई किताब में स्थलबाहु लिखा है, तो स्थलभद्र। एक का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु, स्थल भद्र, ये दो नाम याद रखिएगा, स्थल और भद्रबाहु। तो ये स्थल भद्र थे वो वहीं रुक गए, वो कहीं नहीं गए। और जब भद्रबाहु थे वो चले गए कर्नाटका, अपने जो उनके शिष्य लोग थे उनको लेकर चले गए कर्नाटका। बाद में जब वो वापस आए तो क्या देखे कि ये जो यहाँ जो रुक गए थे वहाँ वाले, वो थोड़े से अपने आप को समय के हिसाब से चेंज कर लिए। ठीक है, तो ये समय के हिसाब से चेंज कर लिए। तो ये जो एस लिखा हूं और ये जो डी लिखा हूं, तो ये डी हमारा बताता है दिगंबर। ठीक है, और ये जो एस लिखा हूं स्थलभद्र से, स्थलबाहु से, ये है श्वेतांबर। अब इनका नाम क्यों पड़ा श्वेतांबर? तो ये आपस में दो लोग डिवाइड हो गए, इनमें आपस में विवाद हो गया। ये कहे कि तुम लोग रुके रहे, अपना को बदल लिए, हम लोग इतना नीचे गए लेकिन फिर भी अपने आप को बदले नहीं, अपने धर्म पे एकदम कंटिन्यू रहे। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा के थे, ये जो हमारे दिगंबर सेक्ट हैं, दिगंबर थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा के थे। तो दिगंबर जो है वो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, ये इनका मानना है कि कोई कपड़ा नहीं पहनना। और जो ये श्वेतांबर थे, ये श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं। ये इन दोनों का श्वेतांबर और दिगंबर के बीच का डिफरेंस है। एक बार फिर देख लेते हैं। जो स्थलभद्र थे वो रुक गए, वो बन गए श्वेतांबर, और जो नीचे चले गए भद्रबाहु, उनसे जो बने वो बने हमारे कौन? दिगंबर। एस और डी। अब ये एस और डी में एक और विवाद चलता है। एक तो कपड़ा पहनने का विवाद चलता है, एक कहता है हम कपड़ा पहनेंगे, एक कहते हैं हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। एक कहते हैं कपड़ा नहीं पहनेंगे वो ठीक है, एक कहते हैं कपड़ा पहनेंगे वो ठीक है। कपड़ा पहनेंगे कौन सा? श्वेत रंग का पहनेंगे तो होगा कौन? श्वेतांबर। और दिगंबर नहीं पहनेंगे। दूसरा विवाद लेकर चलते हैं, ये हमारे मल्लीनाथ, ये हमारे 19वें थे जैन धर्म के। इनमें क्या विवाद चलता है? इनमें विवाद ये चलता है कि ये जो हमारे श्वेतांबर हैं, एस, ये कहते हैं कि ये महिला थी। ठीक है, और जो दिगंबर है उनका मानना है कि ये पुरुष थे, मैन। ये बहुत बड़ा विवाद चलता है। तो ऐसे देख सकते हैं दिगंबर थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा के थे। तो रूढ़िवादी विचारधारा से इनका मानना ये था कि कोई भी महिला नहीं हो सकती। जैसे अब किसी महिला को अगर कैवाल्य की प्राप्ति करनी है तो उसको दोबारा जन्म लेकर के पुरुष बनना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इनका तो थोड़े बहुत रूढ़िवादी थे। तो इनका मानना था कि ये जो मल्लीनाथ थे दिगंबर का, उनका मानना था कि ये मल्लीनाथ जो है हमारे क्या हैं? पुरुष हैं। और जो श्वेतांबर जो थोड़े से लीनियंट हो गए थे, इनका था कि नहीं, मल्लीनाथ महिला है। इनमें थोड़ा विवाद चलता है। ये 19वें थे। तो ये 4 पढ़ लिया। फिलहाल 23वें का हिसाब से आंसर क्या हो गया? पार्श्वनाथ। ऋषभदेव हमारे फर्स्ट हो गया, महावीर स्वामी 24 और मल्लीनाथ हमारे हो गए 19। तो ये जो थी वो चीज थी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? ये हम पढ़ चुके हैं शुरू में, दोबारा नहीं बताऊंगा, हो गया। सॉरी, ये नहीं पढ़े हम। हाँ, वो मौर्य सम्राट का पढ़े थे। तो ये तो देखिए, हमें सबसे इसको करने, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारे काला अशोक आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था, हार्यंग डायनेस्टी के जो थे पहले कौन थे हमारे? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उसके बाद हमारा शिशुनाग डायनेस्टी आया था। तो शिशुनाग डायनेस्टी में पहले शिशुनाग और उसके बाद काला अशोक। तो इनके जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से काला अशोक तो वैसे ही सबसे बाद में आ रहा है, तो ऐसे ही मार देंगे काला अशोक। इसलिए बोला था कि जो ऊपर हम जो
हसीना वाला पोर्शन था, हरिवंश, नाग और नंद। उसके बाद मौर्य का जो कौन कौन शासक कैसे कैसे आया था, भले ईयर ना याद करें, कौन कौन कब कब आया था, तो वो याद करना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये बहुत जरूरी था। तो इसका आंसर ये हो गया, काला अशोक यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट भट्ट, यार आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट थे हमारे खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट हमारे थे क्या थे? खगोलवेत्ता। ये एस्ट्रोनॉमर थे हमारे आज। इन्होंने डेसिमल बताया था, डेसिमल कैसे होता है, और इन्होंने ऐसा माना जाता है, वेस्टर्न फिलोसफी शायद ना मानती हो, लेकिन हम ऐसा, ठीक है, हाँ। तो ये क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे, और इनका इनका जो मानना था इनका मानना कि इन्होंने फिलोसफी बताई थी कि डेसिमल की फिलोसफी दी थी, डेसिमल का सिस्टम दिया था, और इन्होंने क्या दिया था कि जो पृथ्वी है अपनी दूरी पर नाचती है, और वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये एस्ट्रोनॉमर थे, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलवेत्ता। नहीं हो गया। सांची स्तूपा का निर्माण किसने कराया? हाँ, अशोक ने। अब क्या लूँ इसमें, ठीक है, ऐसे मार दे रहा हूँ। सांची स्तूपा का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था किसने? अशोक ने। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर दिगंबर मैंने बता दिया, वो रीजन बता दिया, कौन कैसे क्या कर्नाटका गया तो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो हम हो गया हमारा जैन धर्म के हैं। बी इसका आंसर सही आंसर है। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा जो बौद्ध धर्म के जो पुनर्जन्म के स्टोरी बाद में ऐड हुआ, बौद्ध धर्म बहुत बदला, हीनयान महायान बहुत चीज़ें बदला है, जब बौद्ध पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसमें जो उनकी जो पुनर्जन्म की कहानियाँ थी उनको बोलते हैं जातक कथा। जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समा, इसको लिख लेते हैं, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। हाँ, तो ये पहले तो ये देख लेते हैं, गुरु नानक हमारे थे 10 सिख गुरु, टोटल 10 सिख गुरु सिखों के होते हैं, सिख समुदाय के। तो पहले होते हैं गुरु नानक, और ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ये थे हमारे 10th। आंसर क्या है कि सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। ये की थी किसने? अमरदास ने। ये कौन से थे? 3rd। ठीक है, पहले पहले होता भी था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये लोग अपना जो सिख समुदाय थे उनके हिसाब से ये लोग अपना लीगलाइज करते थे, लेकिन अब जो अभी भी अब जो शुरुआत, अभी पहले तो उन्होंने शुरू की थी, लेकिन अब इस नाम से होता भी है, इनकी शादी रजिस्टर होती हैं आनंद कारज के नाम से होती भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु अमरदास। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित लिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। किसे माना गया है? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका आंसर हो गया समुद्रगुप्त। अब भारतीय नेपोलियन किसने बोला था? एविड एविड ऐसे एक विदेशी थे, इन्होंने ये इनको ये उपाधि दी थी। कभी मान ली बाई चांस पूछ ले, अभी मैं देखा हूँ किसी क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, कभी पूछ ले तो एविड ऐसी थे, इन्होंने इनको समुद्रगुप्त की उपाधि दी थी। सॉरी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। ठीक है, ये गुप्त वंश के थे। गुप्त का भी देख लें क्या? गुप्त वंश फाउंडर माने जाते हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। ठीक है,
तो गुप्त वंश के जो फाउंडर थे कौन थे? वो श्रीगुप्त, उसके बाद कौन से आते हैं? घटोत्कच, घटोत्कच के बाद है चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक हमारे आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है? कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारे पाल डायनेस्टी के गोपाला थे जो फाउंडर थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? हमारे गोपाला। यहाँ लिख देता हूँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन? गोपाला और कुमारगुप्त। किसके? नालंदा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन थे? पाल डायनेस्टी वाले हमारे गोपाला हो गए। और कुमारगुप्त जो हमारे गुप्ता डायनेस्टी के हैं, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त वीणा वगैरह बजाते थे, तो इनके जो कॉइन थे उसमें वीणा बजाते हुए भी इनका था, फोटो था। हाँ, वो क्या बताऊँ, इसमें हो गया कविरा। हाँ, वीणा बजाते थे इसलिए इनको कविराज भी बोलते थे। समुद्रगुप्त को कवि राज भी बोलते थे। और जो हमारे चंद्रगुप्त वन जो थे, वो पहले थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल ग्रहण किया था। तो ये हमारे चंद्रगुप्त वन, महाराजा धीराज। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये? इधर। निम्न निम्न में से अकबर के दरबार के जो थे मुख्य चित्रकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दसवंत। कौन थे मुख्य चित्रकार? दसवंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठुमरी। ठुमरी बड़ा प्रसिद्ध है आजकल। बेगम अख्तर के अगर गाने नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, तो एक बार बेगम अख्तर के गाने जरूर सुनिएगा। वो ठुमरी ही गाती थी। बड़े अच्छे गाने सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे याद हो जाएगा, सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे, उन्होंने किस तर्ज पर ख्याल विकसित किया था? ठुमरी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? अच्छा, ठीक है। 17वीं शताब्दी के दौरान जो है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम, एक मिनट ले लेता हूँ इसको मैं। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह टू द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान में संबंधित गानों का संग्रहण है? ठीक है, तो एक तो गीता गोविंदम है, इसको लिखा था जयदेव ने। ठीक है, और इसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी। हामिद लाहौरी। मुख्ताब उल तारिक, ये लिखा था बदायूनी। अब्दुल कादिर अब्दुल ठीक है, तो इसमें जो तो तीन चार इंपॉर्टेंट कौन से? गीता गोविंदम किसने लिखी थी? जयदेव ने। पातशाहनामा किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्दुल हामिद लाहौरी ने। और ये जो है मुख्ताब उल तारिक, ये कौन से? बदायूनी ने लिखी थी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बचे कौन? किताब नवरस। तो किताब नवरस किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह टू। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन से देखेंगे तो ये हमें नाम याद होने चाहिए, इसलिए एक बार इसको नाम जो है लिख लीजिएगा। कौन से? जयदेव हो गए, गीता गोविंदम, पातशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन में दिया, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकती है। पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, मुख्तार उल तारिक का याद कर लीजिएगा, बदायूनी, और किताब नवरस। तो यह आया ही आंसर के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट ही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया, 35 करना था। कितना बज रहा है? 1 घंटा हो भी गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का, कहाँ गया पेन? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसका आंसर ये होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत के हमारे कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के हमारे हुए थे 3 युद्ध। पहला था बाबर, इब्राहिम लोदी। दूसरा ये 1526 में हो गया था, 1526। उसके बाद अकबर और हेमू वर्सेस हेमू। ये कब हुआ था? 46 में हुआ था शायद, 1546। इसके बाद थर्ड ये हुआ था 56 में, ये हुआ था 26 में। ठीक है, तो ये जो ये लिखा हुआ है कि पानीपत के 3 युद्ध, सॉरी हाँ, पानीपत के हमारे 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो पहला हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। वहीं से बाबर का आगमन भारत में हुआ था। और बाबर आते ही यहाँ पे 26, 27, 28, 29 4 युद्ध लड़ा था, 30 में चल बसे थे ये। तो बाबर वर्सेस कौन से हो गए? इब्राहिम लोदी। उसके बाद हमारा दूसरा अकबर वर्सेस हेमू। कब हुआ था? 56 में। 56 में अकबर 56 में जो हमारे अकबर थे वो 14 साल की उम्र में इनको बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था। तो पहला युद्ध लड़ लिए थे ये हेमू से। लड़ा कौन सा इनकी तरफ से? बैरम खां। ठीक है, और तीसरा हमारा हुआ था 1761 में। कौन? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो बाबर और इब्राहिम वाला कब हुआ था? 1526 में, और अकबर और हेमू के बीच में था 1556 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, 1526, 1556 और 1761। ये 3। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये 61 वाला ये है, और पहला वाला बाबर का है, ये अकबर का है, और ये अहमद शाह अब्दाली का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह इसको लिख लेते हैं एक बार। शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। कौन था उनका पोता शाहजहां जिसने हराया था? तो 1658 में क्या हुआ कि शाहजहां की तबीयत बड़ी नासाज हो गई, खराब हो गई। तो जब इसकी तबीयत खराब हो गई तो इसके 4 बेटे थे। इन चारों बेटों को लगा कि अब अवसर हो गया राजा बनने का, तो ये आपस में लगे युद्ध लड़ने। उसी युद्ध के बीच की कहानी है ये बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध उसी टाइम समय हुआ था। अब इसमें थे कौन? तो शाहजहां के थे 4 लड़के। ठीक है, एक तो थे अपने मुराद, आलम शाह, सुलेमान सिको, दारा सिको, दारा सिको, एक थे बहादुर शाह। DAMS, डैम, DA। इसका आंसर तो सुलेमान सिको है,
दारा शिकोह का लड़का था और इसने शाह शुजा को हराया था, लेकिन मैं नाम भूल रहा हूँ 4 बेटों का इसके। एक थे मुराद थे, एक तो हो गया दारा शिकोह, एक हो गया अच्छा एक शाह शुजा हो गया, ठीक है, याद आ गया याद आ गया याद आ गया। एक थे मुराद, एक हो गया दारा शिकोह, एक हो गया शाह शुजा। शाह शुजा और चौथे हो गए औरंगजेब। और इसी का लड़का था हमारा सुलेमान शिकोह। ठीक है, एक बार जल्दी देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि शाहजहां की जो है 1658 में तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, खराब हो गई थी। तो इनके 4 बेटे थे, कौन से? मुराद, दारा, शाहजहां, सॉरी ये अपना ये शाह शुजा और औरंगजेब। इसको याद करने का तरीका था डैम्स, लेकिन ये मैं भूल गया था, शाह शुजा ऑप्शन में ही दिया है। तो ये मुराद हो गए, दारा हो गए और शाह शुजा हो गए और औरंगजेब, ये आपस में लड़ने लग गए कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो ये दारा शिकोह का लड़का था, ये सुलेमान शिकोह इसकी। और ये जो शाह शुजा थे, शाह शुजा ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, कहाँ का? बंगाल का। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया था बंगाल का, कि हम वहाँ के अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राजा हो गए। इसीलिए दारा शिकोह के लड़के सुलेमान के और शाह शुजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सुलेमान शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया, इनकी हो गई मृत्यु। उसके बाद औरंगजेब ने सबको हराया और खुद बन गया राजा, और बच्चे ये जो सुलेमान शिकोह थे इनको चढ़ा दिया फांसी पे। ये इनकी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के 2 बेटे थे, शिवाजी के 2 बेटे थे, शिवाजी के 2 बेटे थे। एक तो थे हमारे शिवाजी के 2 बेटे थे, एक तो थे संभाजी और एक थे राजा राम। ठीक है, संभाजी थे और राजा राम। संभाजी थे जो एल्डर थे, बड़े वाले थे, और जो राजा राम थे छोटे वाले थे। तो पहले तो ये बने थे राजा शिवाजी का, जस्ट बाद संभाजी ने क्या किया था, इनको हरा दिया था, राजा राम को, ये बने। फिर उनके बाद किसी मुस्लिम राजा ने इनको कैद कर इनको इनको हरा दिया था, तो ये हट गए। साहू जी कौन थे? साहू जी इनके लड़के थे संभाजी के। राजा राम को क्या थे? राजा राम जो दूसरे लड़के जो हार गए थे। बाद में जब इनके मृत्यु के बाद राजा राम बन गए छत्रपति। तो राजा राम किस नंबर छत्रपति हुए? तीसरे नंबर के। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम। इनकी कहानी कैसी है थोड़ा देख लें क्या शिवाजी के बारे में, कितना हो गया देख लेते हैं, टाइम है। ये उसको पहले लिख दिया था, टाइम ना लगे। शिवाजी की जो शासनकाल रहा है 1674 से 80 के बीच रहा है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1627 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, 1627 में जन्म हुआ था, और 1674 से 80 के बीच का शासनकाल रहा है। एक इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आदिल शाह जो थे, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे, इन्होंने इनके डेप्यूटी थे अफजल खां। इनके डेप्यूटी थे, कौन थे? इनके डेप्यूटी थे अफजल खां। अफजल खां को भेजा था इनको शिवाजी को पनिश करने के लिए, तो शिवाजी ने उनको मार दिया। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी बीच में शिवाजी ने जिससे मारा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से उसको मंगा लिया है। उसका नाम क्या है भूल रहा हूँ, लेकिन हाथ में पहन के ऐसे मारते हैं, वो चीज़ है। तो उसी से इन्होंने इनको मार के इनको किल कर दिया था। अफजल खान किसके डेप्यूटी थे? आदिल शाह, कौन? बीजापुर के सुल्तान थे। तो ये हो गया शिवाजी के बारे में। ये जो कहानी बताया था मैं शिवाजी का, ये है। शिवाजी के 2 लड़के थे, कौन? संभाजी और राजा राम। संभाजी ने डिफीट किया था किसको? राजा राम को। जब आपस में लोग युद्ध लड़े कि कौन बनेगा शिवाजी के बाद छत्रपति, तो इन्होंने हरा दिया, तो संभाजी यहाँ से जीत गए। तो ये बन गए यहाँ पर कौन? छत्रपति। 1 मिनट, हाँ, तो ये बन गए अपने कौन? छत्रपति। इनके लड़के कौन थे? साहू जी महाराज। जब ये इनको जो मुस्लिम इन्वेडर थे, जो इनसे लड़ाई हो रही थी, मुस्लिम शासक थे वहाँ के, सॉरी इन्वेडर नहीं शासक थे, नाम भूल गया मैंने कौन थे। उनकी जब, इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, उनकी जब लड़ाई हुई तो ये हार गए, किल कर दिए गए। इनके लड़के थे साहू जी महाराज। इनको कर लिया कैद, इनकी माता जी को भी साथ में कैद कर लिया। उस वक्त कौन बढ़िया राज कर रहा था? 36 बन गए मिनिस्टर्स की सहायता लेकर के? राजा राम।
अब राजा राम जी जो है, इनकी पत्नी राजा राम जी बीच में ये हार गए युद्ध में, तो ये चल बसे। तो इनके जो पत्नी थी ताराबाई, ताराबाई, तो कुछ टाइम तक मुगलों से किसने लड़ाई की थी? ताराबाई ने की थी। ताराबाई के जो बेटे थे वो थे शिवाजी द्वितीय। ताराबाई और राजा राम के बेटे थे, नाम था शिवाजी द्वितीय। तो ताराबाई आ गई शासनकाल में, जब मुगलों से लड़ने लग गई, उसी टाइम पर बहादुर शाह नाम था शायद, कंफर्म नहीं हुआ, आप कंफर्म कर लेना। उन्होंने शाहू जी को छोड़ दिया कि जाओ अब तुम लड़ो, अपना राज सिंहासन लो ताराबाई से। ताराबाई लगी को इनकी चाची, इन्होंने क्या किया, अपनी चाची को हरा दिया, ताराबाई को, और ये बन गए उसके बाद मराठाओं के सरदार, राजा बन गए। ये आखिरी थे। उसके बाद से शुरू हो गए हमारे पेशवा, जो इलेक्टेड किंग होते थे। तो पहले पेशवा में देख लेते हैं कौन था। तो पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद जो थे ये पेशवा बने, इलेक्टेड थे। उसके बाद इन्होंने इस पेशवा पद को हेरिडेटरी कर दिया कि जो लड़का का लड़का बनेगा। फिर कौन आए? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद कौन थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इन्हीं को बोलते हैं नाना साहब। अब इन्हीं के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था। अहमद शाह अब्दाली से इन्हीं की लड़ाई हुई थी, इनके बैटल ऑफ पानीपत, यही तीसरा था हमारा जो हम पढ़ रहे थे 1761 में जो हुआ था। इनके लड़के जाके लड़े थे वहां पर और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बालाजी बाजीराव, ये कहानी थी। शिवाजी का, तो इसका आंसर हो गया हमारे कौन से तीसरे बताए थे मैंने, कौन? राजाराम। संभाजी और राजाराम भाई थे। इन पहले इन्होंने इनको हरा, ये बने, फिर ये इनकी मृत्यु हो गई तो राजाराम बन गए। कहानी से याद हो जाना चाहिए अब तो। महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जब उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहीं इनको जो है रंग भेद के कारण, टिकट था इनके पास, WT नहीं जा रहे थे, टिकट के साथ जा रहे थे, ऐसी बोगी में बैठे थे, इनको उठा के बाहर फेंक दिया। तो उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर अपना असहयोग आंदोलन और बाकी अपना सत्याग्रह वगैरह शुरू किया था। तो ये प्रिटोरिया जा रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? अभी बांग्लादेश में बड़ा बवाल चल रहा है, आपने देखा होगा। तो और ये आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा था, कहाँ किसके लिए लिखा था? बांग्लादेश के लिए लिखा था। तो अभी हो रहा है यहाँ बवाल, तो हो सकता है पूछ ले शायद ये नहीं, क्या तो खैर पेपर बन गए होंगे, क्या ही पूछेगा। और बाकी एग्जाम जो आगे 1 महीने होने वाले हैं उसमें हो सकता है पूछ ले। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश के लिए राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। हाँ ठीक है, निर्माण किया, बहुत निर्माण किया था इन्होंने। तो शालीमार बाग कहाँ? एक शालीमार स्टेशन है दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन करके। तो कुछ लोग उसको मार देंगे, लेकिन वो आंसर नहीं है, इसका आंसर है कश्मीर। ठीक है, शालीमार बाग जो है बनाया था, हाँ बनाया था, कश्मीर में बनाया था, ये आंसर होगा। चलिए 31 तक तो पहुँच गए, 35 तक हो जाता मज़ा आ जाता। कितना बचा है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। इसका आंसर क्या है? हमारे 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहाँ लिखे हैं? गुरु, ये है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ को शुरू किया था। ये कौन से 10वें थे? ठीक, 10वें थे, इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं।
उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। रेलवे का शुभारंभ किस किया? रेलवे के जनक माने जाते हैं डलहौजी। डलहौजी कब थे? 1858 से ये रहे हैं नहीं सॉरी 48 से थे, सॉरी 1848 से 56 तक रहे हैं ये। 1848 से रहे हैं ये 56 तक। तो पहले जो रेलवे चला था वो चला था बॉम्बे से चला था ठाणे। डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853। तो जो हमारे यहाँ जो पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी, पहला रेल चला था हमारा बॉम्बे से थाने चला था। 34 किलोमीटर का चला था। 34 किलोमीटर का चला था। और कहाँ से चला था? बॉम्बे से चला था, थाने तक गया था। 16 अप्रैल 1853 को पहला रेल चला था। रेलवे के शुभारंभ जनक किसको मानते हैं? डलहौजी को मानते हैं। डलहौजी कब तक रहे बाद में? 48 से 56 तक। भारत और अभी जो बांग्लादेश का बवाल चल रहा है, तो ये 1972 का जो युद्ध हुआ था उन्हीं के लिए हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनको अलग करने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान। तो उनको उनको आज़ादी दिलाए थे। और ये पूछ रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ था? बाद में जब वॉर हो गया, वो लोग अलग हो गए, ठीक ठाक हो गया, तो शिमला में बैठ करके एक पीसफुल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1971 का वॉर था, 72 में ख़त्म हुआ। तो 72 में पीसफुल समझौता हुआ था 2 जुलाई को। 2 जुलाई 1972 का आंसर होगा। क्या होगा? 2 जुलाई 1972। ये क्या है? भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसका? भारत छोड़ो किया नहीं, दिल्ली चलो किया नहीं, बहिष्कार किया नहीं, खिलाफत आंदोलन का किया था इन लोगों ने। खिलाफत आंदोलन का किया था 1920-21 के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन 42। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और दिल्ली छोड़ो 1943। ठीक है, ये बंगाल से रिलेटेड था। बहिष्कार आंदोलन, बंगाल पार्टीशन 1905-6 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया खिलाफत 1920-21 में। ये अली बंधु थे, शौकत अली और उनके मोहम्मद अली, इन लोगों ने 1920-21 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में गांधी जी ने इनको ज्वाइन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का था 1943 में। और ये बहिष्कार आंदोलन जब बंगाल पार्टीशन 1905-6 के आसपास 6 में हुआ था, तो 1905 में हुआ था, सॉरी। तो ये बंगाल में हुआ था बहिष्कार आंदोलन। 35 क्वेश्चन हमारे हो गए। 35 क्वेश्चन तक का आज हमारा टारगेट था। टाइम भी हो गया 1.5 घंटा। लेकिन यह है कि ऑप्शन के साथ पढ़े हैं, तो लगभग एंशिएंट में मिडवल सब पढ़ लिया है। बीच में मुगल का बच रहा है। मुगल का शायद 1-2 क्वेश्चन आएगा, अगले क्लास में कर लेंगे, देखें है कि नहीं। हिंदू स्वराज नामक अभी तक तो नहीं आया। चलिए, थोड़ा सा एक मुगल का है, उसको अगली क्लास में देख लेंगे कि अकबर और बाबर कब आए थे, कौन कौन सा युद्ध लड़ा था। पहले यही शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो मुगल का लगभग ख़त्म हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का 1.5 या 2-2.5 घंटे का जो शॉर्ट नोट्स होंगे लूसेंट के, वो अभी तैयार हो रहे हैं। वो जैसे ही जल्दी जल्दी बन जाएंगे तो उसको भी बीच में डाल देंगे। तो इससे मॉडर्न हिस्ट्री जो इसके ये जो एंशिएंट मेटल ख़त्म हुआ है, इसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी। तो उसमें उसको पहले एक लेक्चर मिल जाएगा, तो एक आइडिया लग जाएगा हाँ क्या कैसे कैसे करना है। तो यहाँ तक 35 क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री के। एक क्लास और लगेगी तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, हिस्ट्री का अभी कल तक हिस्ट्री कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए। बचेगी क्या? जियोग्राफी और छोटे मोटे जो सब्जेक्ट बचेंगे वही बचेंगे। तो अभी तक तो स्पीड सही जा रही है, 3-3 4-4 क्लासेस लग रही हैं रोज़ डल रही हैं। बाकी पढ़ते रहिए। कुछ इसमें ना समझ में आए, कुछ जो भी कुछ फैक्ट है जो भी पूछना होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें हम उत्तर
अवश्य देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, बता रखा है, उसको भी ज्वाइन करिए। और इससे संबंधित जो नोट्स होंगे, अगर किसी को चाहिए होंगे तो हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद ही बनाए हैं थोड़े बहुत, वो उसमें डाल देंगे, जो लूसेंट से नोट्स बनाए हैं। बाकी कमेंट करते रहिए, हमें भी पता चले कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, 3-3 4-4 बजे तक हमारे लेक्चर बन रहे हैं, तो पता भी चले कि कोई एक दो ही सही कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। कमेंट से ही पता चलता है कि कौन पढ़ रहा है, कि जो कांस्टेबल के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए हमारे वीडियो हमारे लेक्चर वगैरह। हमारा भी उत्साह बनता है उससे कि और थोड़ी मेहनत करें और थोड़ा अच्छे से लेकर के आएँ। बाकी धन्यवाद आपका, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।